मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर को। आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी, ठीक है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप डीएनए के बारे में बताइए, लेकिन सिर्फ डीएनए के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स चैप्टर को और आज हम बात करेंगे इसके पहले टॉपिक क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम को हम आज पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है ये जो चैप्टर है ज़्यादा हार्ड नहीं है और ये सभी जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है सीखना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जेनेटिक्स होती है, अनुवांशिकी गुण, इसमें क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। इसका मतलब है कि हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो हम में भी आ जाते हैं। माता पिता के गुण उनके बच्चों में भी आते हैं। कुछ गुण आते हैं, एकदम पूरा एग्जैक्टली कॉपी करके तो गुण नहीं आते हैं, लेकिन उनका जो कुछ गुण है या फिर कुछ जो बीमारी है वो भी बच्चों में चली जाती है, उसको हम बोलते हैं अनुवांशिक गुण, ठीक है, जो माता पिता से बच्चों को मिलता है। तो क्रोमोसोम आज के हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम क्रोमोसोम को स्टार्ट करने वाले हैं। क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम बॉडी के सेल में रहती है और ये कहाँ पे रहती है? न्यूक्लियस में। इसका क्या मतलब है? चलिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो बनावट आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो किस चीज़ का है? ये हमारे बॉडी में सेल होती है। सेल का मतलब होता है कोशिका। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो बहुत सारी कोशिका मिल करके टिश्यू यानी कि उत्तक का निर्माण करती है। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उत्तक, ठीक है। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक और सेल को हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। मतलब ये ऐसी सेल है, फिर बगल में फिर ऐसी सेल होगी, फिर बगल में फिर ऐसी सेल होगी। तो इस तरह सेल का झुंड बन जाता है, कोशिका का झुंड बन जाता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं या फिर उत्तक बोलते हैं। और जब उत्तक का झुंड बन जाता है तो वह एक ऑर्गन बन जाता है, एक हमारे बॉडी का अंग बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। तो हमारे बॉडी की सबसे जब छोटी इकाई कोशिका है, तो आज हम एक कोशिका की बात करेंगे, क्योंकि सभी कोशिका की जो बनावट होती है हमारे शरीर में वो लगभग समान होती है, सभी समान होती है, ठीक है। जब समान होती है और इसमें होने वाले जो कार्य हैं वो भी समान होते हैं, जो फंक्शन हुआ है वो भी समान होती है। तो अगर एक कोशिका की हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोशिका के पास भी अपने कुछ अंग होते हैं, अपने कुछ ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। स्पेलिंग क्या होती है? ऑर्गेनेल्स। चलिए, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसके जो कुछ अपने पार्ट होते हैं। तो इस कोशिका के बीच में, ये देखिए, बीच में एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम उपस्थित रहता है। किसमें? न्यूक्लियस में। जो कोशिका का केंद्र होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम उपस्थित रहता है। अब क्रोमोसोम की बनावट कैसी होती है? ये कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। इसको मैं रफली बना करके दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस टाइप की, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। चलिए, गुणसूत्र, ठीक है। अब हमारे बॉडी में ऐसे कौन से चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जहाँ पे केंद्र नहीं होती है? लगभग हमारे बॉडी में सभी कोशिका में केंद्र होते हैं, सभी कोशिका की न्यूक्लियस होती है, लेकिन आरबीसी यानी कि जो लाल रक्त कोशिका होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। जो लाल रक्त कोशिका होती है उसके पास न्यूक्लियस यानी कि उसके पास ये जो कोशिका तो होती है, लेकिन उसमें मौजूद उपस्थित न्यूक्लियस अंदर में नहीं होता है। और गैमेट्स या फिर सेक्स सेल, गैमेट्स किसको बोलते हैं और सेक्स सेल दोनों सेम होता है, दोनों समान है। गैमेट्स का मतलब होता है पुरुषों में पाए जाने वाला स्पर्म यानी कि शुक्राणु। स्पर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और महिलाओं में पाए जाने वाला ओवा या फिर अंडाणु, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होंगे वो क्या होगा? स्पर्म होगी या फिर शुक्राणु होगी। और जो फीमेल गैमेट है वो कौन सी होगी? अंडाणु होगी या फिर ओवा होगी, ठीक है।
उसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं। तो जो सभी सेल्स है इन दोनों में को छोड़ करके इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मतलब कोशिका तो होती है लेकिन उसके बीच में मौजूद न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, केंद्र नहीं पाई जाती है। तो बॉडी में सिर्फ यही दोनों जगह है जहाँ पे ऐसी स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा जो सभी सेल्स है उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, गुणसूत्र की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है क्रोमैटिन की। स्टार्टिंग में क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होती है, जो बच्चों में जो माता पिता से आती है वो होती है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को आपको याद रखनी है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपस में ही डिफ्यूज का मतलब मिला हुआ रहता है और बहुत ही मुश्किल होती है माइक्रोस्कोप से इसको देखने के लिए। मतलब माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमैटिन को देखेंगे कि माता पिता से बच्चों में क्या आई हुई है गुण, ठीक है, तो वो नहीं दिखेगी, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उसको देखना। लेकिन जब सेल का मतलब लेकिन जब कोशिका रेडी हो जाती है डिवाइड के लिए, जब रेडी हो जाती है डिवीजन के लिए, मतलब अगर कोशिका में विभाजन होती है, अगर हमारे शरीर में कोशिका है तो अगर उसमें जब विभाजन होगी वो अलग अलग होगी, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे हाईली विजिबल, मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें अच्छे से, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहाँ पे कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि ये टाइट से एकदम बंधा हुआ है क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है। और सॉसेज शेप, ये जो शेप होती है, जैसा कि मैंने आपको ये बताई, ये वाली शेप, इसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप का मतलब होता है बनावट, आकार। इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है तब जब कोशिका रेडी होती है विभाजन के लिए, जब वो तैयार हो जाती है विभाजन के लिए, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में ये नहीं मिलता है, स्टार्टिंग में ये क्रोमैटिन होता है और बाद में ये क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम कब बनता है, जब ये उभर करके सामने आता है, तब जब कोशिका में विभाजन होता है, कोशिका बिल्कुल तैयार हो जाती है विभाजित होने के लिए तब। चलिए अब क्रोमोसोम कैसे रहते हैं बॉडी में। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, क्रोमोसोम की। तो ये कैसे रहते हैं, साथ में ये इस तरह रहते हैं, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है, इस तरह। और इसमें देखिए ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरी क्रोमोसोम, ठीक है, इसको छोड़िए, ये एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है और ये एक जोड़े में है, तो ठीक है। तो ये जोड़ों में है तो एक जो पेयर होती है, यानी कि एक पेयर किससे आती है, माता से, और एक पेयर आती है, एक जोड़ा आती है पिता से, ठीक है। तो इस तरह दो मिलकर के क्या बनाती है, एक जोड़ा। मतलब अगर ये क्रोमोसोम है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, तो इसको हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब दूसरी ये वाली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है और फिर ये वाली इस तरह है, इसका नंबर हो गया 2। फिर तीसरी कुछ इस टाइप से ही रहेगी, मतलब समझ में क्या आता है, ये हुई 3, ठीक है। तो 1 2 3, लेकिन ये क्या, ये सभी जोड़े में है। तो जब जोड़े में है ये, तो हम एक जो क्रोमोसोम है इसको हम क्या बोलेंगे, एक आती है माता से यानी कि मदर से और एक आती है फादर से, ठीक है। अब टोटल जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में टोटल संख्या कितनी हुई क्रोमोसोम की, इस तरह करते 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 टोटल संख्या हो जाती है 46, ठीक है, 46 टोटल होती है। अब 46 का अगर हाफ करेंगे तो 23 कहाँ पे होगी, जो 23 जोड़ा है, मतलब इस तरह 1 मैंने लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 3 लिखा, और सेम यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो सेम यहाँ पे इस तरह फिर एक जोड़ा बन जाएगी क्रोमोसोम की, ठीक है। ये चौथा हो जाएगा और फिर इस तरह चलते चलते 23 तक जाएगा, ठीक है। तो जो 23 जोड़ा होती है, जो कि सेल यानी कि कोशिका में मौजूद होती है क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। ये चीज़ को आपको याद रखनी होगी, डिप्लॉइड, ठीक है। और एक गैमेट्स में होती है 23 सेल्स। 23 सेल्स किस में होती है, स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म, मतलब शुक्राणु में, और ओवा का मतलब होता है अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों में को मिला करके क्या होती है, गैमेट्स में 23 सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं, अगर गैमेट्स की बात करें यानी कि सेक्स सेल की बात करें तो उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। तो आपको समझ में आ गया कि टोटल जो होती है वो 46 होती है, 23 आपकी कोशिका में हो गई और फिर जो बाकी 23 होती है वो इसमें होती है, शुक्राणु या फिर अंडाणु, दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, 23 क्रोमोसोम हो, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो कि सेम पेयर यानी कि सेम जोड़े से जो बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब देखिए यहाँ पे पहला नंबर में जोड़ा है एक क्रोमोसोम का, तो इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में क्या बोलेंगे कि आपस में ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये क्या है, ये होमोलोगस है, मतलब एक जैसा है। होमोलोगस एक जोड़े से संबंधित है, एक जोड़े को बिलोंग करता है। इन दोनों को की अगर हम बात करेंगे तो होमोलोगस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि नंबर की,
तो धीरे धीरे जैसे जैसे कि ये 1 स्टार्ट हो रही है, फिर 2 स्टार्ट होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर यहाँ पे 5 होगी, तो जोड़े में 23 तक की जाएगी। जब ये 23 तक जाती है तो सबसे बड़ी जो क्रोमोसोम होती है, सबसे बड़ी जो गुणसूत्र होती है, वो कौन सी होती है? नंबर 1 वाली सबसे बड़ी होती है। मतलब पहला जो क्रोमोसोम होगा वो सबसे बड़ा होगा, बाद में जाते जाते ये धीरे धीरे इसकी जो साइज है, इसकी जो आकार है वो छोटी पड़ने लगेगी। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? नंबर 1 वाला। ठीक है, क्रोमोसोम। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 22 पेयर है, अब 1 से लेकर के 22 जोड़े तक। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरह हम अगर 22 तक जाएंगे, टोटल होती कितनी? 23 होती है। लेकिन अगर हम 22 तक जाएंगे तो 22 तक इन सभी जोड़े को साथ में हम क्या बोलते हैं? पहले हमने बात किया कि एक जोड़े की, तो आपस में अगर इन दोनों की बात हो रही है तो होमोलोगस। लेकिन 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 6 7 8 ऐसे करते करते अगर वो 22 तक जाती है, ठीक है, 22 तक, तो 22वां तक, 1 से लेकर के 22 तक साथ में हम क्या बोलेंगे? साथ में बोलेंगे ऑटोसोम्स। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इन दोनों की बात हो रही तो होमोलोगस क्रोमोसोम, और अगर 22 को साथ में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। ठीक है, इसलिए मैं लिखा है फर्स्ट 22 पेयर्स कलेक्टिवली नोन एज ऑटोसोम्स। ठीक है, उसके बाद जो 23वां जो जोड़ा होता है क्रोमोसोम का, जो लास्ट में बच जाता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के 23वां लास्ट वाला जो बच जाता है, वही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम उसको बोलते हैं, जो 23वां होता है। अगर ये 23 तक आया है तो ये इस टाइप से होगी। ठीक है, इस टाइप से होगी, इस टाइप से क्रोमोसोम होगी। तो यही जो 23वां वाला क्रोमोसोम है, 23वां वाला जो गुणसूत्र है, वो डिसाइड करता है, डिटरमाइन का मतलब होता है वो निर्धारित करता है कि बच्चा लड़की होगी या फिर लड़का होगा। 23वां जो क्रोमोसोम होता है वो होता है XY। अब XY किस में पाया जाता है? एक मेल में, एक पुरुष में। ठीक है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम की जो बनावट है वो इस तरह होती है। इसको मैं रफली यहाँ पे बनाई हूँ। अगर XY है, ठीक है, क्रोमोसोम XY है, तो उसकी बनावट ऊपर से ऐसी दिखेगी, लेकिन ये X है और ये Y है, मतलब दिखने में सेम होती है। लेकिन जो Y है वो X के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम की अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक बनावट को अगर लेकर के बात करें, तो ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये DNA है। ये DNA कैसी है? टाइटली पैक है, यानी कि बहुत ज़्यादा घूमी हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें अमाउंट है DNA की। मतलब इस तरह गोल गोल घूम घूम करके यहाँ पे टाइटली पैक है। ठीक है, क्रोमोसोम में। और जो इसके लास्ट वाली पोर्शन है, ये क्या है? ये एक तरह से कवर रहती है चारों तरफ से, ताकि क्रोमोसोम की सुरक्षा हो सके। इसको हम बोलते हैं टेलोमेयर। टेलोमेयर बोलते हैं, ताकि ये सुरक्षा कर सके। अब जब ये सुरक्षा जब ये करती है, तो उस टाइम में कौन सी एंजाइम, अगर यहाँ की जो टेलोमेयर है, अगर ये प्रतिकृति, मतलब इसकी जो अगर फोटोकॉपी बनती है, जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो इसकी जैसी बहुत सारी बनती है, तो ये जो लास्ट में ये जो इसकी जो सुरक्षा कवच है, कौन सी? टेलोमेयर है। अगर ये हट जाती है तो कौन सी एंजाइम सहायता करती है? यहाँ पे टेलोमेरेज, जहाँ जिस वर्ड के लास्ट में एज यानी कि ASE लग जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टेलोमेरेज जो एंजाइम है वो सहायता करती है। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे DNA काफ़ी ज़्यादा ही टाइटली पैक्ड होती है, और अगर हम इस DNA को खोलेंगे तो उसकी लंबाई होगी 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है? DNA के साथ यहाँ पे एक प्रोटीन भी होती है जो कि सहायता करती है इसका, उसका नाम है हिस्टोन्स। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन्स। नाम याद रखना है, नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, DNA की लंबाई 2 मीटर हो गई। उसके बाद जब इसकी प्रतिकृति मतलब इसकी फोटोकॉपी, जब रेप्लिकेशन होगा, तो उस टाइम में टेलोमेरेज जो है वो छोटा हो जाता है। मतलब ये वाली जो है वो छोटी हो जाती है, और अगर ये छोटी हो जाती है तो उस टाइम में अगर यहाँ पे सुरक्षा के लिए कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? टेलोमेरेज एंजाइम हेल्प करती है। टेलोमेरेज जो एंजाइम है, ज़्यादा उम्र होने पर ये काम करना कम कर देती है। ठीक है, जो कि इसको सहायता करती है, जो कि क्रोमोसोम को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जब ज़्यादा उम्र जब होने लगती है किसी व्यक्ति की, तो इसकी जो कार्य है, इसकी जो फंक्शन है वो कम होने लगती है उम्र के साथ साथ। ठीक है, तो इसकी जो रिड्यूस हो जाती है एक्टिविटी, यही मैंने लिखा विद द एज। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है, जो क्रोमोसोम का, आज हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ आज हमने क्रोमोसोम के टॉपिक को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? जीन, और नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं? DNA के बारे में। जीन और DNA हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।